अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें मेनली हमारे पास बचे आ जाते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास बचे वो एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल वो पार्शियली फील्ड हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। उनकी एटॉमिक स्टेट में या उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें अगर उनके डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हूँ, पार्शियली फील्ड हूँ, या एफ ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड हूँ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और बच्चे हमने ये भी कहा था कि जिनके एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो डी ऑर्बिटल में होंगे तो उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, और जिनके वैलेंस ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल के अंदर होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब बच्चे इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रखा गया? वो इस वजह से, जब हम बच्चे पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल की अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो बच्चे लेफ़्ट में यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं। ये बच्चे सारी की सारी क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड बनाती है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब अगर हम राइट एक्सट्रीम की बात करें तो मेनली यहाँ बच्चे हमारे पास नॉन मेटल और मेटलॉइड्स वगैरह मेनली होती हैं, नोबल गैसेज वगैरह हैं, और ये सारी कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। अब अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट देखें, ये एस ब्लॉक हैं, ये पी वाले। तो जो एस वाले हैं बच्चे वो हाईली रिएक्टिव हैं, उसमें मेनली मेटल्स हैं, वो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो उसमें मेटल और मेटलॉइड्स भी मेनली नॉन मेटल्स आती हैं, और वो कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सेंटर वाले बच्चे, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस और पी के दरमियान, मतलब इंटरमीडिएट, their properties are in a transition between S block and P block element, or their properties are in intermediate between S and P block elements। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो S block elements और P block elements में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे शो सच प्रॉपर्टीज़ विच आर ट्रांजिशनल। किस किस के दौरान बच्चे ट्रांजिशन है? हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक विच फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इसमें मैंने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट विच मेनली फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। अब बच्चे अगर हम पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बच्चे जो हैं वो थ्री सीरीज आ जाती हैं, 3D 4D एंड FD, और हमने जो डिटेल से पढ़नी है बच्चे वो 3D को पढ़ना है। अब 3D सीरीज़ की बात करें तो बच्चे ये स्टार्ट हो रही है स्कैंडियम से, और एंड कहाँ पे हो रही है? जिंक पे। इस तरह सेकंड जो 4D सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है यूट्रियम से, और एंड कहाँ पे हो रही है? केडियम पे। और 5D की बात करें तो लेंथनम से स्टार्ट होती है और मरकरी तक जाती है। और इस लेंथनम के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनका बोलते हैं लेंथनाइड्स, और वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उनको हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो बच्चे ये वाली जो F4F सीरीज़ है इनको हम लेंथनाइड्स बोलते हैं, और ये सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटिटियम तक जाती है। और जो सेकंड F सीरीज़ है उसे हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं। ये 5F सीरीज़ है, और ये एक्टिनम से लेकर बच्चे कहाँ तक है? लॉरेंशियम तक। अब हमने मेनली जो फोकस करना है बच्चे वो 3D सीरीज़ पे करना है। अगर इनकी हम फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बच्चे। N-1 D, और D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 से लेकर 10 तक, और साथ क्या होगा? NS2। इस तरह हम डी ब्लॉक एलिमेंट की सेकंड सीरीज़ की बात करें तो बच्चे उनमें क्या होता है? N-1 D1 एंड N-2 F1 से लेकर 16 एंड NS2। दीज इज द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब नेक्स्ट अगर बच्चे हम बात करें जिंक की बात करें कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है बच्चे, अगर हम बात करें ना ग्रुप 2B की, ये हमारे पास कौन सा है? ग्रुप 2B। ये जो ग्रुप 2B के जो एलिमेंट होते हैं जिंक, केडियम और मरकरी। अब बच्चे अगर इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इनका तो डी ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली फील्ड होता है। हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट तो वो होते हैं कि जिनका जो वैलेंस शेल डी जो शेल होता है, डी सब शेल होता है, वो पार्शियली फील्ड होना चाहिए। लेकिन जिंक, केडियम और मरकरी का जो डी सब शेल होता है बच्चे वो कम्प्लीटली फील्ड होता है। तो फिर हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं बच्चे? वो इस वजह से क्योंकि ये जो
ये इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में इस वजह से इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और मेनली वो एक ही प्रॉपर्टी से बचे हुआ है कॉम्प्लेक्स फार्मेशन। कॉम्प्लेक्स फार्मेशन के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट के हैं वो ये शो नहीं करते। जस्ट एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स फार्मेशन। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, हलाइडाइन, अमाइन एंड देयर केमिकल बिहेवियर इज सिमिलर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। अदरवाइज बच्चे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो ये जो है वो टिपिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये शो नहीं करते। जस्ट ये मेनली कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलरिटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और वो है कॉम्प्लेक्स फार्मेशन। नेक्स्ट बच्चे क्वाइनेज एलिमेंट मेटल की बात करें तो क्वाइनेज मेटल बच्चे हमारे पास 3 होती हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब जब कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो बच्चे उनके अंदर भी डी ऑर्बिटल फील्ड और डी ऑर्बिटल फील्ड, लेकिन फिर भी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वो ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बच्चे ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर +2 की फॉर्म में होता है, और जब वो कॉपर +2 की फॉर्म में होगा तो उसके जो एस के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम देखेंगे। और बच्चे वो जो जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एक एस से रिलीज़ हो जाएगा और एक कहाँ से हो जाएगा? डी से रिलीज़ हो जाएगा। अब चूंकि उसके डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, वो पार्शियल फील्ड है, तो इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। बच्चे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में बिल्कुल यही होती है बच्चे, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर क्या है? 1। अब वो Ag2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन एक इलेक्ट्रॉन एस से रिलीज़ हो जाएगा, एक डी से रिलीज़ हो जाएगा, तो वो उसका भी क्या आ गया? 4d9। अब उसका भी जो डी ऑर्बिटल जो डी सब शेल है वो क्या है बच्चे? वो भी पार्शियली फील्ड है, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाएगी। बच्चे गोल्ड की बात करें, गोल्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस के अंदर 1 होते हैं, डी कम्प्लीटली फील्ड होता है। अब वो 3+ में एग्जिस्ट कर रही है, तो मीन एस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और डी सब शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो अब डी के अंदर कितने हो गए? 8। अब डी भी क्या है? पार्शियली फील्ड, तो ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड है। बच्चे अगेन बता रहा हूँ, इनकी एटॉमिक स्टेट की बात करेंगे, नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट की बात करेंगे, तो उस वक्त इनका क्वाइनेज मेटल का डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड होता है। लेकिन अगर हम इनके आयनिक स्टेट की बात करें तो बच्चे आयनिक स्टेट के अंदर जब ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो तब इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियल फील्ड होता है। ये अगेन बच्चे देखें, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो रिएक्टिव होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं बच्चे ये हमारे पास मेनली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं दे आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए इनको हम नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b एंड 8b। अब बच्चे हम अगर बात करें टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो बच्चे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। लेकिन हमारे पास सिक्स हमारे पास ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और उसमें मेनली हमारे पास 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप 2b एंड ग्रुप 3b। अब ग्रुप 2b में बच्चे कौन कौन से हैं? बच्चे जिंक, केडियम एंड मरकरी। और ग्रुप 3b में कौन से इन्वॉल्व हैं? स्कैंडियम, येट्रियम एंड लेंथेनम। अब बच्चे ये 6 एलिमेंट, इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। जिंक, केडियम, मरकरी की बात करें तो चूँकि उनका जो बच्चे डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है, तो इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती, जस्ट 1 को करती हैं, कम्प्लेक्स फार्मेशन। सेम बच्चे इस तरह अगर हम बात करें स्कैंडियम और येट्रियम और लेंथेनम की बच्चे बात करें तो इसमें हमारे पास देखें तो बच्चे इनके जो डी ऑर्बिटल है उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो मेनली बच्चे जो 3 हैं ये एग्जिस्ट करती हैं एज ट्राई पॉजिटिव आइन। और जब ये ट्राई पॉजिटिव आइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मीन Sc+3 चार्ज इस पर जब आएगा तो बच्चे उस वक्त +3 कब आएगा? जब 1-2 इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव हो जाएंगे और डी वाला भी रिमूव हो जाएगा। अब जब ये +3 ट्राई आयनिक फॉर्म में, मतलब ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म है, ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करेंगे तो अब इनके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर डी इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। अब मतलब वो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेंगी, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। टोटल हमारे पास बच्चे 6 हैं, ग्रुप 2b एंड ग्रुप 3b। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम
हमने कहा कि जो जिंक, केडियम और मरकरी है, चूँकि उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड नहीं है, ना उनकी एलिमेंट स्टेट में कम्प्लीटली फील्ड है, ना आयनिक स्टेट में फील्ड है, तो इस वजह से ये क्या है, ये नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं। इस तरह बच्चे अगर हम बात करें 3b की बात करें, स्कैंडियम, येट्रियम और लेंथनम की बात करें, तो बच्चे वो आयनिक स्टेट के अंदर वो जो हैं वो उनका जो उनका डी सब शेल होता है वो क्या होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, वो ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और उस वक्त उनके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता डी सब शेल के अंदर, तो इस वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये दो हमारे पास हैं बच्चे 2b एंड 3b, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। बाकी सब के सब जो हैं बच्चे वो हमारे पास क्या हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। वो ट्रांजिशन एलिमेंट की जितनी भी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करते हैं। अब बच्चे आपने एक और बात भी याद रख लेनी है, हम बच्चे 3D सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, तो 3D सीरीज़ के अंदर बच्चे आपने याद रखना है कि वैसे जितने भी हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, तो बच्चे इनके जो साल्ट्स होते हैं या इनके जो आइंस वगैरह होते हैं बच्चे, वो कोई ना कोई कलर शो करते हैं। इनके आयन से इनके कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में कलर शो करते हैं। लेकिन जिन एलिमेंट का वैलेंस शेल डी, वैलेंस मतलब डी जो ऑर्बिटल है वो डी सब शेल वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मीन वो एम्प्टी होगा। मीन अगर डी सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है या बिल्कुल एम्प्टी है तो उस केस में वो कलर्ड कंपाउंड शो नहीं करेंगे, उनके जो कंपाउंड होंगे वो कलरलेस होंगे। और बच्चे अगर हम स्कैंडियम और जिंक की बात करें तो इन दोनों के जो कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, इसके डी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। हम जिंक की बात करें तो बच्चे इसके चूँकि डी सब शेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, इस तरह से इन दोनों के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलरलेस। अब बच्चे बाकी अगर हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट होती हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। अगर हम टाइटेनियम की बात करें, क्रोमियम, आयरन, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, तो ये सारी होती हैं ये इंडस्ट्री के अंदर एक अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बच्चे ये स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं बच्चे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। हमें पता है कि मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी वजह से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये मेटल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पता है बच्चे, करंट अगर पास होना है तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर आयन का होना ज़रूरी होता है। उसके बच्चे दे आल्सो फॉर्म अलॉयज। अलॉय बच्चे कब बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल जो है आपस में कंबाइन होती हैं तो उनकी कम्बिनेशन से क्या बनते हैं? अलॉय बनते हैं। उसके अलावा बच्चे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होती हैं ये पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट से भी मिलती हैं और उस वक्त जब ये किसी नॉन मेटल आइटम से मिलेंगे तो उन्हें क्या बनाएंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। उसके बच्चे विद फ्यू एक्सेप्शन उनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट जनरल बात करेंगे तो इनके जो आयनिक कंपाउंड होंगे, इनके जो आइंस होंगे और इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन स्टेट में कलर शो करेंगे। लेकिन मैंने कहा स्कैंडियम और बच्चे जो जिंक हैं देयर कंपाउंड्स आर कलरलेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कैंडियम की बात करेंगे तो इसके बच्चे वैलेंस शेल की बात करें तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर 1 है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे क्रोमियम तक तो बच्चे जो डी है उसके जो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है उनका नंबर क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। बच्चे हॉर्न्स रूल हमें क्या कहता था कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हों पहले उनको हमने पार्शियली फील्ड करना है, फिर हमने उनको कम्प्लीटली फील्ड करना है। अब टाइटेनियम में बच्चे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसके अंदर जाएगा? मतलब वो भी डी के अंदर जाएगा। उसमें डी हाफ फील्ड कितने हैं बच्चे? वो 2 हैं। विनेडियम की बात करेंगे उसमें 3 हैं। अब क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में होना तो ये चाहिए था कि 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे वो एस में होते और डी में कितने होते? 4। लेकिन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बच्चे इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाता है? डी। मीन जो डी हैं, अब ये डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं दे आल आर हाफ फील्ड। जब वो सारे हाफ फील्ड होंगे तो दे आर मोर स्टेबल। तो मीन वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अब ये हमारे पास जो क्रोमियम होता है इसके एस के अंदर 1 होता है और जो सब डी होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं। अब मैंगनीज़ की बात करेंगे तो मैंगनीज़ के एस में 2 होंगे, इसके भी जो डी होंगे वो हाफ फील्ड होंगे। जब मैंगनीज़ से हम ऑनवर्ड मूव करेंगे तो अब बच्चे यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। आयरन की बात करें देखें 1 पेयर आ गया बच्चे, कोबाल्ट की बात करेंगे 2 पेयर, निकल 3 पेयर। अब क्रोमियम की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। अब बच्चे कॉपर के अंदर क्या होता है कि वो अपने डी ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फील्ड करने के लिए उसका जो एक एस होना, वैसे इसमें ये चाहिए था 4s2 3d9 होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एस से किस में चला जाता है?
अब बच्चे एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एस से डी में जाता है ताकि जो डी है वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाए, और एस यहाँ पे क्या होगा फिर वो हाफ फील्ड होगा। जिंक की बात करें तो इसका एस भी कम्प्लीटली फील्ड और इसके डी भी क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के देखें तो स्कैंडियम की बात करें बच्चे, यहाँ पे इसके डी के अंदर एक है, एस के अंदर दो हैं। जैसे जैसे आगे मूव करेंगे करते जाएंगे तो बच्चे देखें हाफ फील्ड की अमाउंट बढ़ती जा रही है। क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम के अंदर डी भी हाफ फील्ड है और इसके सारे के सारे डी भी हाफ फील्ड है और एस भी हाफ फील्ड है। और नेक्स्ट मीन अगर हम बात करें ना बच्चे, दो मेन क्या आपने याद रखनी है, क्रोमियम और कॉपर की। क्रोमियम केस में डी सारे हाफ फील्ड हैं और एस भी हाफ फील्ड है। कॉपर की बात करें तो बच्चे जो कॉपर है इसके सारे कम्प्लीटली फील्ड हैं डी ऑर्बिटल, और इसका जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हाफ फील्ड होता है। तो इन दोनों दो को मेनली आपने जो याद रखना है बच्चे। अब उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टेबल है बच्चे, इसको आपने देख लेना है। मेनली इसमें अगेन उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बताया गया 3D 4D और 5D, और मेनली हमने जो डिस्कस करनी है वो हमने 3D को ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनकी बाइंडिंग एनर्जीज़ को देखें तो बच्चे इनकी जो 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 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बाइंडिंग एनर्जीज की बात करते हैं तो बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, मेलिएबल मीन हम इनको इनकी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल्स इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। मेटल्स क्यों टफ होती हैं बच्चे, ड्यू टू देयर ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जीज। बच्चे याद रखना कि जिनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनकी बाइंडिंग एनर्जीज भी उतनी ज़्यादा होंगी। बाइंडिंग एनर्जीज क्या होती हैं कि जब ये मेटल के जो एटम होते हैं जब ये क्रिस्टल लेटिस की शक्ल में जाते हैं, जब ये क्लोज पैक होते हैं तो उसका जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या उन मेटल एटम जो आइन है, मेटल एटम जो क्रिस्टल लेटेस्ट में अपने आप में जॉइन है, उनको अलग अलग करने के लिए भी जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मीन जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी जब क्रिस्टल बनेगी उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जब उनकी क्रिस्टल लेटेस्ट जब उसको ब्रेक करेंगे तो जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसे भी हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ज़्यादा होंगे, उनकी टफनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। अब बच्चे इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा क्यों होती हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो इनके देखिए इनके अंदर हम मेनली बच्चे इनके अंदर दो किस्म के वैलेंस शेल हैं। एक तो इनका मेन वैलेंस शेल है, और मेन वैलेंस शेल कौन सा होता है, वो एस सब शेल होता है। लेकिन इनके अंदर एक और एडिशनल वैलेंस शेल भी होता है और वो होता है 3D सब शेल। अब इनके अंदर बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है एस सब शेल के वो भी बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो 3D के इलेक्ट्रॉन है वो भी बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई देयर बाइंडिंग एनर्जीज आर हायर। बच्चे जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो जो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो इंक्रीज़ होती हैं अप टू ग्रुप नंबर 5। और बच्चे जो विनेडियम है, विनेडियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये 3D में से सबसे ज़्यादा होती है। उसके आगे फर्दर हम मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जीज कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब एंड पे पहुंचेंगे, जिंक के पास पहुंचेंगे जो 2B से बिलोंग करता है, तो बच्चे उसके अंदर चूँकि कोई जो है वो अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे कम होगी। अब बच्चे यहाँ पर ना इसके हम पहले ग्राफ को देख लेते हैं। अब देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें स्कैंडियम की। देखिए इसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। टाइटेनियम के अंदर बच्चे 2 हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, विनेडियम के अंदर 3 हैं तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। एक्चुअली बच्चे आपने याद रखना है कि जिनके अंदर नंबर ऑफ़ हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितने ज़्यादा होंगे तो उनकी उनका जो मेटालिक करैक्टर होगा वो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रांग होगी और उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर बच्चे हम बात करें क्रोमियम की, हालांकि क्रोमियम में तो 5 हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल अवेलेबल, लेकिन उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो विनेडियम से कम होती है। मैंने कहा 3D के अंदर मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कौन शो करता है, विनेडियम। अब बच्चे क्रोमियम की विनेडियम से कम क्यों होती है, वो इस वजह से देखिए जो क्रोमियम है, अब मैंने कहा कि जिसकी मेटालिक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा। मेटालिक बॉन्डिंग कब बच्चे ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है कि जब जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों। अब होता है एक्चुअली क्या है कि जो क्रोमियम है, अब चूँकि इसके जो डी ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड है, और जब वो हाफ फील्ड होते हैं दे बिकम समवट स्टेबल, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी होने की वजह से उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, मीन वो इतना ज़्यादा लूजली हेल्ड नहीं होते, उनको न्यूक्लियस खींच के रखता है क्योंकि वो हाफ फील्ड है, वो स्टेबल है। तो चूँकि उनकी स्टेबिलिटी की वजह से उनकी मेटालिक बॉन्डिंग्स वीक होती है तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो विनेडियम से कम होती है। इस तरह मैंगनीज़ की बात करें तो जो मैंगनीज़ की बचे जो हमारे पास जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्रोमियम से भी क्या होती है, कम। क्रोमियम से कम क्यों होती है, इसका जो एस है
बच्चे वो कम्प्लीटली फील्ड होता है। डीज के सारे क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, और इस कंडीशन में ये भी क्या हो रहता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, तो जिसकी वजह से इसके भी बाइंडिंग जो एनर्जी है वो भी कम होती है, मीन इसकी भी अंदर भी मेटेलिक जो बॉन्डिंग है वो भी वीक होती है। अब बच्चे अगेन अगर आयरन की तरफ मूव करेंगे तो आयरन की भी जो हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी वो मैंगनीज से ज़्यादा है। इस तरह कॉपर निकल की ऑलमोस्ट सेम होती है। अब अगेन कॉपर के अंदर बच्चे आ जाएं तो कॉपर के अंदर फिर डिक्रीज हो रही, क्यों? क्योंकि बच्चे कॉपर के अंदर डी ऑर्बिटल क्या होता है, कम्प्लीटली फील्ड होता है, तो वो स्टेबल है। अब वहाँ पे भी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम। एंड में बच्चे अगर हम आ जाएँ जिंक पे, तो जिंक पे एस भी कम्प्लीटली फील्ड है, डी भी कम्प्लीटली फील्ड है, वो 100% स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। तो 3D के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा किसकी है, विनेडियम की, सबसे कम किसकी है, जिंक की सबसे कम है। और ये क्रोमियम और मैंगनीज को आपने देख लेना, ये इसका बच्चे ट्रेंड आज हर दफ़ा जो पेपर में आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, लेकिन उसके अलावा भी चूँकि जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब बच्चे वैसे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे, जब जस्ट एस इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन चूंकि इनके डी सब शेल के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से वेरिएबल वैलेंसी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब बच्चे देखें अगर हम तो जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को वो कौन शो करता है बच्चे, वो मैंगनीज शो करती है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, और +7 होती है मैंगनीज की, और जो +2 और +3 है वो ऑलमोस्ट सब शो कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ हमारे पास 3 करते हैं, मैंगनीज, आयरन और कॉपर, ये भी अपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करती है, मैंगनीज 7, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे अप टू द मिडल जाएंगे, जैसे जैसे अनपेयर्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तादाद बढ़ती जाएगी, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन जब मिडल से नेक्स्ट ऑनवर्ड मूव करेंगे, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होने जाती है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती जाएगी। मीन जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अप टू मिडल क्या करती है, इंक्रीज़, और उसके बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।